अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। इसका जो प्रीवियस एडिशन था मैंने उसके भी सॉल्यूशंस कवर किए हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। तो आज इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर पैटर्न्स एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप अपने क्वेश्चंस को सजेशंस को इसी फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर ली है, वहीं से इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, सीक्वेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और इन सारे पार्ट्स को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप अपनी आसानी के लिए वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं अपनी मर्जी के पार्ट के सोल्यूशन के लिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है और ए पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। बाकी पार्ट्स भी हमने आज इसी वीडियो में सॉल्व करने हैं। तो पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस स्टेट अ रूल एंड राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स। वो कह रहे हैं हमने आपको कुछ सीक्वेंसेस दे दी हैं, आपने इन सीक्वेंसेस के अंदर जो रूल फॉलो हो रहा है उसको लिख के दिखाना है एंड राइट डाउन और लिख के दिखाना है द नेक्स्ट टू टर्म्स, इन सीक्वेंस की अगली दो टर्म्स। तो क्या क्वेश्चन है बेसिकली, जिस तरह आप ए पार्ट में देख सकते हैं ये एक सीक्वेंस गिवन है। जब भी इस तरीके से कॉमर्स के जरिए आपको टर्म्स लिख के दी हूं और इनमें कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा हो, इसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो आपको ये ए पार्ट में एक सीक्वेंस दिया हुआ है, वो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस सीक्वेंस का जो रूल है, जो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है वो लिख के बताएं और इसकी अगली दो टर्म्स भी निकाल कर बताएं। अगली दो टर्म्स का क्या मतलब है, ये 14 एक टर्म है, 19 एक टर्म है, 24 एक टर्म है, ये सारी की सारी एक टर्म्स हैं। तो ये कहां तक चल रही हैं, 34 तक यहां पर मौजूद हैं जो लिखी हुई हैं। आपने इस 34 से जो अगली दो टर्म्स है वो निकाल कर बतानी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इसकी स्टेटमेंट में क्या चीज हमें कही गई है। अब हमें जल्दी से ये समझ लेना है कि सीक्वेंस होता क्या है ताकि हम इस पार्ट को स्टार्ट कर पाएं और अच्छे से समझ पाएं। तो सीक्वेंस आपके पास क्या चीज होती है, सबसे पहले इसको समझने लगे। तो अगर कुछ टर्म्स कोई रूल फॉलो कर रही हो तो उसी को हम बोलते हैं ये एक सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख के आपको दिखाता हूँ, 2 4 6 8, ये मैंने आपके लिए एक सीक्वेंस लिखा है। आपने सीक्वेंस उन टर्म्स को बोलना है, उन कलेक्शन ऑफ टर्म्स को कह लें बोलना है जो इस तरह कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखी गई होंगी, जो कोई ना कोई रूल फॉलो करें, उनमें कोई ना कोई पैटर्न आपको नजर आए। जिस तरह आप इस सीक्वेंस की बात करें तो आपको एक पैटर्न बड़े इजीली पता चल सकता है कि इन सब में 2 का डिफरेंस है, 2 का फर्क है। अगर आप देखें 2 में आप 2 ऐड करें तो आपको क्या मिलता है, 2 + 2 कितना होता है 4, आपको अगली टर्म मिल जाती है। 4 में फिर से 2 ऐड करें आपको क्या मिलता है 6, अगली टर्म मिलती है। 6 में फिर से 2 ऐड करें आपको क्या मिलता है 8, उसकी नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो इसी को रूल बोलते हैं, यही हमारा रूल कहलाता है कि जब आप कोई पैटर्न पहचान पाएं किसी सीक्वेंस में, तो इस सीक्वेंस में क्या पैटर्न है, क्या रूल मौजूद है कि इसकी हर टर्म में 2 का गैप है, 2 का डिफरेंस है। जिसका मतलब ये होता है कि आप हर टर्म में अगर 2 ऐड करेंगे तो आपको अगली टर्म मिलती जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप इस 8 के बाद वाली भी टर्म्स निकालना चाहते हैं तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10 मिल जाएगी, 10 में फिर 2 ऐड करेंगे 12 मिल जाएगी, और इस तरीके से आप इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। ऐसी टर्म्स जो कोई रूल फॉलो करती हैं और इस तरह कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखी जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सीक्वेंस किसको बोलते हैं। अब चलते हैं ए पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस सीक्वेंस का सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को आपने नीचे नोट डाउन कर लेना है ताकि इस पे जो वर्किंग करनी है वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो याद रहे इसकी वर्किंग नहीं है, आपने जस्ट इसका रूल पहचानना है और अगली दो टर्म्स लिखनी है। मैं जस्ट यहाँ पे सारी वर्किंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंस अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी टर्म्स को नीचे लिखते हैं। तो इसकी पहली टर्म 14 है तो 14 लिखेंगे। हर टर्म के बाद आपने कॉमा डालना है, ये याद रखिएगा। तो 14 के बाद कॉमा डालेंगे, उसकी नेक्स्ट टर्म 19, उसके बाद कॉमा, तो थर्ड टर्म जो कि 24 है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 24 के बाद जो 29 है, 29 के बाद नेक्स्ट टर्म जो कि मेंशन्ड है 34। अब 34 से आगे दो टर्म्स चाहिए तो उनकी जगह पे मैं जस्ट समझाने के लिए इस तरीके से कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके 2 लाइंस बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि 34 से अगली 2 टर्म्स हमने निकाल कर दिखानी है। और आगे डॉट 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 है जिसका मतलब ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, हमें जस्ट इस इधर जो 2 टर्म्स चाहिए वही सिर्फ निकाल के दिखानी है। अब
एक चीज आप यहीं पे समझ लें कि हर सीक्वेंस का डिफरेंट रूल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस में आपको एक जैसा ही रूल मिले, हर सीक्वेंस में आपको एक ही मेथड फॉलो करना पड़े और उसी के जरिए आप जल्दी से उसका रूल भी पहचान लें और अगली 2 टर्म्स भी लिख के दिखा दें। हर सीक्वेंस के डिफरेंट रूल हैं। हाँ, कुछ कॉमन टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि आपको हेल्प किया करेंगी किसी सीक्वेंस में रूल तलाश करने में। बाकी ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की उतनी आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो एक रूल हम ये यूज करते हैं किसी सीक्वेंस का रूल फाइंड आउट करने के लिए कि हम उनमें डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस किस तरह? हर टर्म का डिफरेंस, हर 2 टर्म्स का डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालने के भी 2 मेथड होते हैं, या तो पहली टर्म में से अगली टर्म को माइनस करना होता है या अगली वाली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करना होता है। दोनों तरीकों से डिफरेंस निकाला जाता है। ये डिफरेंस वाले मेथड से अक्सर औकात आपको हेल्प मिलती है ये पहचानने में कि आपके सीक्वेंस में क्या रूल फॉलो हो रहा है, और जब रूल पता चल जाता है तो अगली 2 टर्म्स निकालना तो बहुत आसान हो जाता है। तो हम भी पहले ये वाला मेथड इस पे अप्लाई करके देखेंगे। जरूरी नहीं है ये मेथड इस पे अप्लाई हो सकता है डिफरेंट मेथड भी अप्लाई हो। जस्ट ये चेक जरूर करना है ताकि आपको आसानी हो जाए रूल्स पहचानने में। तो इस मेथड को हम एक तरह का बोलते हैं कि डिफरेंस निकालना। कभी कभार इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं कुछ केस के अंदर। अभी जस्ट आप इसको डिफरेंस मान लें तो आपके लिए आसान रहेगा। अब डिफरेंस के 2 मेथड है, या तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करते जाएं, या पहली वाली में से दूसरी टर्म, दूसरी वाली में से तीसरी टर्म, इस तरह माइनस करें। अब ये आपका सीक्वेंस आपको बता देगा कि कौन सा मेथड बेहतर रहेगा। तो आप नोटिस करें आपके सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जिस तरह पहला नंबर 14 था, अगला नंबर 19 हो गया, यानी नेक्स्ट टर्म 19 हो गई, 19 से भी अगली टर्म 24 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि आपकी हर टर्म में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो जा रही है, वो नंबर बड़ा होता जा रहा है। तो जब ऐसा केस आए तो बेहतर रहता है ये वाली चीज फॉलो करना कि अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर लें। तो आप 19 में से 14 माइनस करें, 24 में से 19 माइनस करें, 29 में से 24 माइनस करें, 34 में से 29 माइनस करें। इस तरीके से डिफरेंस निकालना ज़्यादा बेहतर रहता है इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस में, जहां पे अगली टर्म बड़ी हो पिछली टर्म से। ठीक है, तो अब हम भी यहां पे यही फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो पहली टर्म 14 है, उसकी अगली टर्म 19 है, तो अगली टर्म 19 हुई, तो आप 19 में से 14 को यानी पहली टर्म को माइनस करें। तो 19 माइनस 14 कितना होता है? 5। ओके, अब 19 की अगली टर्म क्या है? 24। तो 24 से पिछली यानी 19, इन दोनों को माइनस करें। तो 24 में से 19 माइनस करें तो फिर क्या आता है? 5। ओके, अब 24 से अगली टर्म है 29, तो इस अगली टर्म में से पिछली टर्म यानी 24 को माइनस करेंगे। तो 29 में से पिछली टर्म 24 माइनस करें तो तब भी आता है 5। तो कम से कम 3 दफ़ा आप ये करके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन ये जो यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है, इन टर्म्स का गैप कितना है? 5। गैप का मतलब है इनमें डिफरेंस 5 का है। और जब भी किसी नंबर में किसी 2 टर्म्स में डिफरेंस 5 का हो, इसका मतलब ये होता है कि हर पिछली टर्म में 5 ऐड करने से आपको अगली टर्म मिल रही है, तभी उनका गैप 5 का है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस सेम होना आपको यह बता रहा है कि इस सीक्वेंस के अंदर ये रूल मौजूद है कि हर टर्म में आपको 5 ऐड करना है ताकि आपको अगली टर्म मिल जाए। अब जरूरी नहीं है कि कभी कभार डिफरेंस में जो है आपको ऐड ही करना पड़े, कुछ केसेस में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इधर हर टर्म जो है आप देख सकते हैं वो बढ़ती जा रही है। पहले 14 थी, वो 19 हुई, 19 के बाद 24 हुई। तो इसलिए यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि आपको हर टर्म में 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर कम हो रही होती 5 के गैप से तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो ऐड भी करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, लेकिन डिफरेंस आपको मदद जरूर कर देगा ये पहचानने में कि इसी टर्म का यानी हर टर्म के अंदर इतना ही कोई गैप है जो कि फर्क डाल रहा है। तो आपको पता चल गया हर टर्म में 5 का गैप है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है यानी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आपको हर टर्म में 5 ऐड करना चाहिए ताकि आपको अगली टर्म मिल जाए। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें पहली टर्म 14 है, इसमें अगर आप 5 ऐड करें तो कितना मिलता है? 19 अगली टर्म मिल जाती है। इसी तरीके से 19 अगली टर्म है, उसमें फिर से 5 ऐड करें तो 19 + 5 कितना मिल जाता है? 24, उससे अगली टर्म मिल गई। और आप ये चेक करते जाएंगे तो आपको सारी टर्म्स मिलती जाएंगी। तो ये हमारा इसका टेस्ट भी हो जाएगा कि वाकई में ये सीक्वेंस इसी तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहां पे हो गया। अब हम इसकी अगली 2 टर्म्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें रूल पता चल गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स के नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होने वाली हैं। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स का तरीका आपको पता चल गया। हर टर्म में 5 ऐड करना है क्योंकि टर्म्स बढ़ रही हैं। तो लास्ट टर्म जो उन्होंने बताई हुई थी वो 34 थी, तो 34 में आप 5 ऐड करें तो आपको कितना मिल जाएगा? 39। ये मिल गई अगली टर्म। अब क्योंकि 39 से भी अगली टर्म चाहिए, यहाँ तक तो 39 मिल गई, इधर आप लिख दें 39। 39 से भी नेक्स्ट टर्म चाहिए तो उसमें भी 5 ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 39 + 5, तो 39 + 5 कितना होता है? वो होता है 44।
तो यानी इसकी दोनों टर्म्स, एक है 39 और एक है 44। तो इस तरीके से आपने वर्किंग करके इन टर्म्स को पहचानना है। अब जब आपको टर्म्स मिल गई तो आपने रूल भी लिख देना है, और रूल वही है जो आपने इसमें तलाश किया है, वो ये है कि हर टर्म में 5 ऐड करना पड़ता है तब जाके अगली टर्म मिलती है, यही इसका रूल है। तो यही आप नीचे मेंशन कर देंगे, तो आप यहाँ पे रूल लिखेंगे इस तरीके से, ये इसका मेजर आंसर है, आपने ये लाजमी कोट करना है, बाकी तो सारी इसकी वर्किंग है जो मैंने आपको करके दिखाई है। तो यहाँ पे रूल जो है आपने लिखना है कि ऐड करने से हर चीज़ें आ रही हैं, यानी क्या ऐड करने से आ रही है 5, क्योंकि आपको हर टर्म में 5 का गैप मिल रहा था ऊपर, मैंने यहाँ पे आपको ये बताया। तो आप लिखेंगे ऐड 5 टू ईच टर्म, हर टर्म में 5 ऐड करना पड़ता है अगली टर्म को हासिल करने के लिए, टू गेट द नेक्स्ट टर्म। 5 ऐड करें अगली टर्म को हासिल करने के लिए हर टर्म में, ऐड 5 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो ये हमने इसका रूल लिख दिया, और इसके आगे आपने वो दो टर्म्स को भी बता देना है जो आपने निकाली हैं, जो कि उन्होंने कहा था द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 39 एंड 44। ये भी लिख दें कि द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 39 एंड 44, 39 एंड 44। तो ये यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर ए ये खत्म हुआ। तो उम्मीद है आपको पार्ट नंबर ए समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब यहां पर आपको बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ए पार्ट की तरह सबसे पहले इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को नीचे उतार लेंगे ताकि उन पे जो वर्किंग करें वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो 80 पहली टर्म है, अगली टर्म 72 है, हर टर्म में आपने उस कॉमा बीच में डालना है, यानी कॉमास के जरिए उनको सेपरेट करके नीचे उतारना है। तो ये देखिए मैंने सारी टर्म्स ऊपर से एज इट इज़ नीचे इस तरीके से उतार ली है। अब 48 की अगली दो टर्म्स चाहिए, तो इसलिए मैं उसके आगे दो लाइन्स इस तरह यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी जो है वे यूज़ कर सकते हैं इन लाइन्स की जगह पर भी, वो भी ठीक होगा। अब इन दो टर्म्स को निकालना है, इसके बाद तो सीक्वेंस वैसे ही चल रहा है, तो इसलिए उसके आगे डॉट 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 डाल देना, जिसका मतलब ये सीक्वेंस इसी पैटर्न में आगे चलता रहेगा। हमें बस ये दो टर्म्स चाहिए। अब फिर दोबारा अब हमने देखना है कि इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। तो हर सीक्वेंस का डिफरेंट रूल हो सकता है, मैंने ए पार्ट में आपको बता दिया। जरूरी नहीं है एक ही मेथड यूज हो या एक ही रूल यूज हो, आपने हर सीक्वेंस को डिफरेंट तरीके से ही सोचना है। तो कुछ मेथड है वो हम यूज करते हैं, जो ए पार्ट में भी यूज किया, उससे आपको हेल्प मिल जाया करेगी। बाकी जिस तरह नए नए सीक्वेंस आते जाएंगे, मैं साथ साथ आपको चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहले आप इस सीक्वेंस पे गौर करें कि इस सीक्वेंस की टर्म्स कम हुई जा रही हैं। पहले 80 थी इसकी पहली टर्म, अगली टर्म 72 हो गई, यानी रिड्यूस हो गई, कम हो गई। 72 से 64 हो गई, और 56 बनी, 48 बनी। इसका मतलब है इसके सारे नंबर्स अगर आप नोटिस करें तो वो कम हो जा रहे हैं, रिड्यूस हो जा रहे हैं। एक तरह का ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये कम हो रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस में भी डिफरेंस वाली मेथडोलॉजी वर्क करती है, जो हमने ए पार्ट के अंदर यूज करी है। जब भी सीक्वेंस के अंदर टर्म्स जो है रिड्यूस हो रही हूं, तो हो सकता है वहां पे कोई डिवीजन का केस हो रहा हो, या हो सकता है वहां पे कोई सब्ट्रैक्शन का केस हो रहा हो। तो सब्ट्रैक्शन का केस तो ए में भी पढ़ चुके हैं, जिसको डिफरेंस बोलते हैं, वही पहले यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस ही फाइंड आउट करेंगे। तो हो सकता है शायद डिफरेंस ही हमें पता चल जाए कि हमारा इस सीक्वेंस में क्या रूल फॉलो हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर ए पार्ट से डिफरेंट है, ए पार्ट में इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है। आप देख सकते हैं कि 72 छोटा है, 80 बड़ा है। 72 से आगे आप देखें 64 छोटा है, 72 बड़ा है, यानी हर अगली टर्म छोटी हुई जा रही है और हर पिछली टर्म उससे बड़ी है। तो ऐसे केस में डिफरेंस निकालने का तरीका आपने ये यूज करना है कि पहली वाली टर्म में से अगली वाली टर्म को माइनस करना है। हर पहली टर्म में से अगली टर्म माइनस करते जाएं, वो आपके लिए डिफरेंस का मेथड ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करेंगे, वो भी वर्क करता है, लेकिन वो ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है उसमें, अदरवाइज वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के केसेस में जहाँ पे डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप पहली टर्म में से अगली टर्म माइनस करें और उनके डिफरेंस चेक कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली टर्म क्या है, 80। आप 80 में से नेक्स्ट टर्म माइनस करें 72, तो 80 माइनस 72 कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, अब अगली टर्म है 72 80 की, तो 72 में से उसकी भी अगली टर्म यानी 64 को माइनस करें, तो आप लिखें 72 माइनस 64, वो भी कितना आता है, 80 आता है। अब 64 के आगे जाएं, उसके आगे लिखा हुआ 56, तो 64 में से 56 को माइनस करें, तो 64 माइनस 56 करें तो फिर से 8 आता है। तो एटलीस्ट 3 दफ़ा आपने ज़रूर करके देखना है, तो आपको पता चल रहा है कि इनका डिफरेंस तो सेम आ रहा है, यानी हर दो टर्म्स के दरमियान गैप सेम है। तो जब मैंने आपको ये पार्ट में बताया था, जब हर दो टर्म्स के दरमियान गैप जो है सेम मिले, तो इससे ये पता चलता है कि आपको वही नंबर या तो ऐड करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगली टर्म को हासिल करने के लिए, वही उसका रूल कहलाएगा।
क्योंकि यहाँ पर हर टर्म रिड्यूस हो जा रही है, कम हो जा रही है पिछली टर्म से, तो इससे यही बात क्लियर होती है कि यहाँ पे ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर अगली टर्म बढ़ रही होती उतनी गैप से तो फिर हम ऐड करते, लेकिन जब आपके पास टर्म्स कम हो जा रही हो, रिड्यूस हो जा रही हो, डिक्रीज हो जा रही हो, तो तब आपने जो डिफरेंस निकाला होगा उसमें उसको माइनस करके देखना है हर टर्म में से, ताकि पता चल सके कि ये रूल एक्चुअली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आइए अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट किस तरह करेंगे, हर टर्म में से 8 को माइनस करके देखें। जैसे पहली टर्म 80 है तो आप इसमें से 8 माइनस करें और देखिए अगली टर्म मिलती है नहीं मिलती। तो ऑब्वियस बात है 80 माइनस 8 कितना होता है 72, ये नेक्स्ट टर्म है सेकंड टर्म। अब इस सेकंड टर्म में से भी 8 माइनस करके देखें अगली टर्म मिलती है, यानी थर्ड टर्म मिलती है नहीं मिलती। तो 72 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आता है 64, बिल्कुल अगली टर्म मिल रही है। और इसी तरीके से आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, तो आपको टेस्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर मिलेगा कि वाकई में ऐसा ही हो रहा है इस सीक्वेंस के अंदर कि हर टर्म में से 8 सब्ट्रैक्ट करने से अगली टर्म मिल रही है। तो अब बहुत आसान हो गया, अब आप बता सकते हैं इस 48 से अगली टर्म क्या होनी चाहिए। रूल आपको पता चल गया, हर टर्म में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स, वो किस तरह निकाली जाएंगी, वो बहुत ईजी है। तो आप देखें 48 आपको गिवन है, तो इसकी अगली टर्म क्या होगी, 48 में से 8 माइनस कर दें, वो कितनी होगी 40। तो आपको पता चल गया 48 से अगली टर्म क्या है 40। अब 40 से भी अगली टर्म चाहिए तो इसमें से भी आपको 8 सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो आप लिखें 40, ठीक है, और इसमें से भी 8 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 40 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 32। तो इसका मतलब है आपको अगली 2 टर्म भी पता चल गई, एक है 40 और एक है 32। अब दोनों टर्म्स भी आपने बता दी, रूल भी आपको पता चल गया। अब इस रूल को जस्ट लिखना है। तो अब हम यहाँ पे इस रूल को लिख देते हैं, और वो रूल क्या है कि तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे रूल पहले से मेंशन कर दिया है टाइम बचाने के लिए। तो आपको क्या रूल पता चला था, आपको ये रूल पता चला था कि हर टर्म में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि आपको अगली टर्म मिल सके। तो मैंने यही यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। और आपने अगली जो दो टर्म्स निकाली होंगी वो भी बता देनी है। अगली 2 टर्म्स कौन सी निकाली है, एक 40 और एक 32, और आगे लिख दिया दी नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 40 एंड 32। ये रूल आपने लाजमी मेंशन कर देना है, यही इसका सोल्यूशन का पार्ट है। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा, बी वाला। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम नीचे उतार लेते हैं ताकि उन पे वर्किंग करना आसान रहे। तो पहली टर्म 6 है, अगली टर्म 12 है, उससे नेक्स्ट टर्म 24 है, इसी तरीके से 48 है, 96 है और 192 है। 192 से जो अगली 2 टर्म्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं, उनकी जगह पे मैं इस तरीके से लाइंस यूज़ कर रहा हूँ। और क्योंकि ये सीक्वेंस इसी तरीके से चलता जा रहा है तो आगे आपने इस तरह डॉट 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 लगा देना है। अब आप इस सीक्वेंस को गौर से देखें। पहली तो बात, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसके अंदर हर टर्म अगर आपको नोटिस करें, हर टर्म जो है पिछली टर्म के लिहाज से बड़ी है। जैसे देखें पहली टर्म 6 थी, अगली टर्म 12 हो गई, यानी बढ़ गई। अब 12 के बाद अगली टर्म को देखें, वो 24 हो गई, वो 12 से भी बढ़ गई। 24 को अगली टर्म से देखें, वो 48 हो गई, यानी पिछली वाली से भी बढ़ गई। यानी ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसकी ये इंक्रीज कर रहा है, इसकी टर्म्स पिछली वाली टर्म से बढ़ती जा रही हैं, यानी वैल्यू में बढ़ती जा रही हैं। तो जब भी कोई ऐसा सीक्वेंस आए जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी हो, तो इसका मतलब है 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। या तो इनकी टर्म्स में कोई चीज़ ऐड हो रही है, या तो इनकी हर टर्म्स के अंदर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, या प्लस और मल्टीप्लाई का कोई मिक्सचर या फॉलो हो रहा है जिसकी वजह से हर टर्म्स के अंदर जो है इंक्रीज आई जा रहा है। अब पहले आप चेक करें कि इधर डिफरेंस वाला मेथड यूज़ किया जा सकता है या नहीं। जो हमने अभी ए और बी पार्ट में यूज़ किया है तो वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें 12 में से 6 को माइनस करें तो 6 आता है, और 24 में से 12 को माइनस करें तो 12 आता है। तो यहीं से बात क्लियर हो गई कि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस सेम ना हो तो फिर कॉमन डिफरेंस वाला टेक्निक या आप कह लें मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। तो वो अगर आपको बड़ा क्लियर यहां से पता चल रहा है, अगर आप नोटिस करें कि 6 का डबल लिखा हुआ है आगे, 6 को डबल करें। डबल करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 12 मिलता है, उसका डबल बन जाएगा। और 12 का डबल कितना होता है 24, यानी 12 को भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाएगा। 24 का डबल निकालना हो तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 2 टाइम्स करें कितना बन जाएगा 48। और इसी तरीके से अगर आप करते जाएं तो आपको पता चलता रहेगा कि हर नंबर बेसिकली डबल हो जा रहा है, यानी हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म मिलती जा रही है। 48 को 2 से करेंगे 96, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192। तो बिल्कुल क्लियर आपके लिए पता चल गया यहीं से कि इधर जो रूल फॉलो हो रहा है वो ये रूल फॉलो हो रहा है कि हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म आ रही है। मैं यहाँ पे आपको इसका टेस्ट भी बता देता हूँ। जैसे पहली टर्म 6 लिखी हुई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 12 मिलती है जो कि अगली टर्म है। अगली टर्म 12 लिखी हुई है, उसको 2 से
मल्टीप्लाई करें 24 मिलती है जो थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी भी अगली टर्म यानी फोर्थ टर्म मिलती है 48। तो टेस्ट भी इसका बिल्कुल क्लियर है, ये इसकी वर्किंग है, ये आप कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी इशू नहीं है। तो आपको रूल पता चल गया कि हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म मिलती है। तो अब बहुत आसान हो गया, ये जो 192 है इससे अगली दो टर्म चाहिए आपको, तो इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करके आप हासिल कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो वो हमें किस तरीके से मिलने वाली है, तो आपको मिलेंगी 192 जो है इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से। तो 192 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 384, यानी 192 की अगली टर्म होगी 384, मैंने यहाँ पे भी लिख दी। और 384 की भी अगली टर्म चाहिए क्योंकि 2 चाहिए एटलीस्ट, तो 384 को भी आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 768। तो यहाँ पे आ जाएगा 768। तो आपको इसी पार्ट में अगली दो टर्म्स पता चल गई, वो है 384 और 768। इसका रूल भी पता चल गया कि हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगली टर्म हासिल करने के लिए। अब इसका रूल हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। तो रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रूल यही था जो आपको बताया कि हर टर्म को आपको बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको अगली टर्म मिल सके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। और जो अगली दो टर्म्स निकाली थी वो भी मेंशन करनी है। दी नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 384 एंड 768, ये भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। आपने इस रूल को एज इट इज इसके सोल्यूशन में लिखना है, ये क्वेश्चन का पार्ट है उसमें कहा गया है। तो यहाँ पर ये पार्ट खत्म हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये जो सीक्वेंस है इसकी तमाम टर्म्स को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहली टर्म इसकी 1600 है, दूसरी टर्म इसकी 800 है, तीसरी टर्म इसकी 400 है, चौथी टर्म 200 और पांचवी टर्म जो बताई हुई है वो 100 है। इसकी अगली दो टर्म्स आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, उनकी जगह पे इस तरह लाइंस यूज कर लेता हूँ और आगे ये सीक्वेंस इस तरह ही चलेगा, तो डॉट डॉट डॉट। अब आप इस सीक्वेंस को देखें पहले कि इसकी हर टर्म जो है आप नोटिस करें हर अगली टर्म पिछली टर्म से कम है। यानी पहली टर्म 1600 थी, अगली कम हो गई 800 हो गई, उसकी अगली इससे भी कम हो गई वो 400 हो गई, चौथी टर्म इससे भी कम हो गई वो 200 हो गई, और 200 से आगे इससे भी कम हो गई 100 हो गई। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस है जो कम हो जा रहा है। तो जब भी कोई सीक्वेंस कम हो जा रहा हो, डिक्रीज करता जा रहा हो, इसका मतलब ये होता है कि इधर या तो कोई चीज माइनस हो रही है हर टर्म में से, या तो कोई चीज डिवाइड हो रही है, या इन दोनों का कोई मिक्सचर फॉलो हो रहा है। अब आप इधर डिफरेंस वाला मेथड नहीं लगा सकते जो सबसे पहले दो पार्ट में लगाया था, कि अगर आप इनका डिफरेंस चेक करें क्योंकि पहली टर्म बड़ी है अगली टर्म छोटी है, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा कि पहली टर्म में से अगली टर्म को माइनस करके देखें। तो 1600 में से 800 माइनस करें तो 800 आएगा, 800 में से 400 माइनस करें तो सिर्फ 400 आएगा। तो इसी बात से आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनके डिफरेंस एक जैसे नहीं आ रहे। तो जब डिफरेंस एक जैसे ना आ रहे हो तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस वाला मेथड तो यूज नहीं कर सकते। तो अब आपने जस्ट यही देखना है कि डिवीजन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो आपको क्लियर पता चल रही होगी। अगर आप देखिए 1600 का हाफ लिखा हुआ है 800। हाफ का मतलब होता है किसी भी चीज का हाफ करना हो उसको हमेशा 2 से डिवाइड किया जाता है। तो 1600 को 2 से डिवाइड करें 800 आता है हाफ। 800 का आप देखें हाफ लिखा हुआ है आगे दोबारा से, वो 400 है। तो इससे पता चल रहा है कि ये सारी टर्म्स तो बेसिकली हाफ करके लिखी गई हैं, यानी 2 से डिवाइड करके लिखी गई हैं। इसी तरीके से 400 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है 200 मिलेगा, 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर दोबारा आपको क्या मिलेगा 100 मिलेगा अगली टर्म। तो आपको समझ आ गया कि इस सीक्वेंस में क्या रूल फॉलो हो रहा है कि हर टर्म को 2 पे डिवाइड करना पड़ता है अगली टर्म हासिल करने के लिए। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप 1600 को 2 पे डिवाइड करके देख लें तो आपको 800 ही मिलेगा। आप 800 को जो कि अगली टर्म है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे आपको उसको अगली टर्म 400 ही मिलेगी, यानी आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम अपनी अगली दो टर्म्स बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि हर टर्म को आपको 2 से डिवाइड करना है अगली टर्म हासिल करने के लिए। तो जो अगली दो टर्म्स क्या होंगी तो वो बड़ी आसानी से निकल आएंगी। आपने 100 से अगली ढूंढनी है तो 100 को भी किस पे डिवाइड कर दें 2 पे। तो 100 डिवाइडेड बाय 2, किसी भी टर्म को हाफ करना हो उसको 2 से डिवाइड करते हैं और हाफ करने का मतलब होता है उसका आधा कर दें। तो 100 का हाफ कितना होता है 50। तो जाहिर बात है 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 50। तो अगली टर्म मिल गई 50। अब 50 का भी हाफ कर दें, यानी 50 को भी किस पे डिवाइड कर दें 2 पे, क्योंकि इससे अगली टर्म चाहिए। तो 50 से नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए भी 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 50 का हाफ कितना होता है 25। तो इससे पता चल गया आपको नेक्स्ट टर्म क्या होगी 25। तो आपको अगली दो टर्म्स ही पता चल गई और रूल भी समझ आ गया। वो ये है कि हर टर्म को 2 पे डिवाइड करना पड़ता है अगली टर्म को हासिल करने के लिए। अब मैं इसको नीचे यहाँ पे लिख भी देता हूँ जो कि आपने भी लिख देना है।
देखिए मैंने यहाँ पे रूल मेंशन कर दिया है कि आपको हर टर्म को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा अगली टर्म हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे यही लिख दिया है, डिवाइड ईच टर्म बाय 2 टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। और जो अगली दो टर्म्स निकाली हैं वो भी आपने लिख देनी है। तो अगली दो टर्म्स क्या थी, दी नेक्स्ट टू टर्म्स आर 50 एंड 25, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। आपने भी इस रूल को कंप्लीटली इसी तरीके से हर पार्ट के नीचे मेंशन करना है। आइए अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में जो सीक्वेंस मौजूद है, मैंने इसकी तमाम टर्म्स नीचे नोट डाउन कर ली हैं। आप देख सकते हैं पहली वाली टर्म थी -16384, अगली टर्म थी 4096 यानी ये 4096, वो भी नोट डाउन कर ली। अगली टर्म -1024, फिर 256 और आखिरी टर्म -64। इसकी अगली दो टर्म्स निकाल कर दिखानी है, इसलिए उनकी जगह पर इस तरीके से लाइन्स यूज़ कर ली हैं और आगे डॉट डॉट है, यानी ये पैटर्न इसी तरीके से फॉलो होता जाएगा, ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे भी चलता जाएगा। अब ये सीक्वेंस एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस कहलाता है क्योंकि इसमें साइंस चेंज हो रहे हैं। आप देखें पहली वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है और अगली वाली टर्म के साथ कोई साइन नहीं, यानी वो पॉजिटिव है। फिर थर्ड वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, फोर्थ वाली पॉजिटिव है। फिर फोर्थ वाली पॉजिटिव थी तो फिफ्थ वाली नेगेटिव है, यानी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है ये एक तरह का, इसमें अल्टरनेटिंग साइंस आ रहे हैं। तो इस तरह के सीक्वेंसेस के अंदर इंक्रीजिंग सीक्वेंस को पहचानना, डिक्रीजिंग को पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई टर्म पॉजिटिव होती है कोई नेगेटिव होती है तो आप आसानी से नहीं बता पाते। तो इसके अंदर अक्सर औकात कॉमन डिफरेंस वाला मेथड या डिफरेंस निकालने वाला मेथड वर्क नहीं करता। यानी अगर आप अगली में से पिछली टर्म्स को सबको माइनस करके इनका गैप तलाश करना शुरू करें वो भी सेम नहीं आता। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लें, सेकंड में से थर्ड को माइनस करके गैप निकालें, वो भी एक जैसा गैप आपको डिफरेंस के तौर पे नहीं मिलता। यानी ये वाली स्ट्रेटेजी वर्क करने वाली नहीं है, आपको इसके अलावा सोचना पड़ेगा। तो अगर आप इन नंबर्स पे गौर करें तो इनके जो डिजिट्स थे वो रिड्यूस हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है हर जगह पे ऐसा हो, लेकिन इस सीक्वेंस के अंदर अगर आप देखें तो आपको हेल्प मिल सकती है इसका रूल पहचानने में। इसकी जो पहली टर्म थी उसमें 5 डिजिट थे और जहाँ तक उन्होंने बताई है वो 2 डिजिट्स तक पहुँच चुका है, यानी 64 में आप देख सकते हैं 2 डिजिट्स हैं। तो ऐसे केस में आपने डिवीजन को ज़रूर जो है ना नज़र में रखना है कि हो सकता है ये किसी ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये हर टर्म यानी हर नंबर, जिसकी वजह से इस तरीके से हो रहा हूँ। अब वो किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं ये ढूंढना रह गया। अगर आप देखें -16384, इसके आखिरी 2 डिजिट्स पे गौर करें, ये 84 है। तो अगर किसी नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स 4 के टेबल पे आते हों तो वो पूरा नंबर भी 4 पे डिवाइड होता है। 84 4 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब है 16384 भी 4 पे डिवाइड होगा। इसी तरीके से आप अगले टर्म को देखें, उसके आखिरी 2 डिजिट्स 96 हैं, यानी 9 और 6, तो ये भी 4 के टेबल पे आता है, तो यानी 4096 भी 4 पे डिवाइड होगा। इधर देखिए 24 है, ये भी 4 के टेबल पे आता है, तो 1024 भी 4 पे डिवाइड होगा। इधर देखिए 56, ये भी 4 पे आता है और पूरा नंबर भी 4 पे डिवाइड होगा। और ये तो है ही 2 डिजिट 64, ये भी 4 पे डिवाइड होता है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल भी होता है 4 का कि अगर किसी नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स 4 के टेबल पे आते हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 पे डिवाइड होता है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सारी की सारी टर्म्स जो लिखी हुई हैं 4 पे डिवाइड होती हैं। अब बस हमने चेक करके देखना है कि क्या वाकई में 4 से डिवाइड करके आपको अगली टर्म मिलती है या नहीं। अब दूसरा इशू जो है वो रह गया साइन का, कि साइन क्योंकि चेंज हो रहे हैं, किसी में प्लस आ रहा है किसी में माइनस आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे। तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि हम देख सकते हैं कि हमारी पहली टर्म नेगेटिव थी तो अगली पॉजिटिव हो गई। और जब भी किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करके पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे डिवीजन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करके पॉजिटिव बन सकता है। तो हम इस तरह चेक करते हैं कि हम लिखेंगे -16384 और उसको किस पे डिवाइड करके देखेंगे, -4 पे। 4 पे नहीं, -4 पे, क्योंकि अगली टर्म पॉजिटिव बनानी है। अगर 4 लिख दिया तो वो पॉजिटिव नहीं आएगी। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके मैं आपको दिखाता भी हूँ, डिवीजन आसान भी, आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं। -16384 को अगर आप -4 पे डिवाइड करते हैं तो देखें क्या आ रहा है, 4096 अगली टर्म आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4096। अब अगली वाली टर्म को भी चेक करते हैं, क्या क्या इसको भी 4 पे डिवाइड करें तो अगली टर्म मिलती है, यानी थर्ड टर्म मिलती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4096 और इसको भी डिवाइड -4 से करना है क्योंकि रूल एक जैसे रहना चाहिए। तो जब आप 4096 को भी -4 से डिवाइड करेंगे तो आपको -1024 ही मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं नेगेटिव साइन वैसे ही आता है। और 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 1024 टाइम्स 4096 होता है। और इसी तरीके से आप आगे भी चेक कर सकते हैं, यानी अगर आप -1024 को, जो कि इसकी ये थर्ड टर्म है, इसको भी -4 से डिवाइड करें, नेगेटिव से कट जाएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा और आएगा 256, जो कि इससे भी नेक्स्ट टर्म है। यानी आपको क्लियर हो गया कि हर टर्म को -4 से डिवाइड किया जाए तो अगली टर्म मिलती है। तो अब आपके लिए बहुत इजी है ये बताना कि -64 से अगली टर्म क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी अगली 2 टर्म्स क्या होने वाली हैं। तो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। आपके पास यहाँ पे -64 लिखा हुआ है, आप इसको -4 से डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो नेगेटिव कैंसिल और आपको पता है 4 1 टाइम्स 4 4 16 टाइम्स 64, तो आपको टर्म मिलेगी 16।
तो इससे पता चला -64 के आगे जो अगली टर्म बनती है वो बनती है 16। अब 16 की भी अगली टर्म निकालनी है तो उसके लिए भी यही रूल लगेगा कि आप 16 को भी किससे डिवाइड कर दें, -4 से। तो 4 1 टाइम्स 4, 4 4 टाइम्स 16, तो यहाँ पे 4 आंसर आया और ये नेगेटिव साइन वैसे ही, यानी वो बनती है -4। तो अगली टर्म क्या बनती है, -4। तो आपने दोनों टर्म्स निकाल ली, एक टर्म है 16 और एक है -4, और रूल भी आपने फाइंड आउट कर लिया कि हर टर्म को 4 से डिवाइड करने से, सॉरी -4 से डिवाइड करने से आपको अगली टर्म मिल रही है। तो अब हम इसका रूल भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि वो भी हमारे लिए आसान हो जाए और ये पार्ट यहाँ पे क्लोज हो जाए। तो देखिए मैंने आपके लिए रूल लिख दिया, यहाँ पर रूल है कि डिवाइड करें हर टर्म को, डिवाइड ईच टर्म बाय -4 से, जिस तरह ऊपर करके दिखाया, टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म हासिल करने के लिए। और जो अगली दो टर्म्स मैंने निकाली थी वो भी मेंशन करनी है आपने इसी स्टेटमेंट में, तो आपने आगे लिख भी देना है दी नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 16 एंड -4। इस फुल स्टॉप के बाद ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, मेरे पास जगह थोड़ी सी कंजस्टेड हो रही थी तो मैंने नीचे लिख दिया, ऐसे भी लिख देंगे तो ठीक है। तो ये रूल आपने लाजमी मेंशन करना है हर पार्ट के एंड पे, यही उसके मेजर सोल्यूशन का पार्ट है। तो इस पार्ट में आपको समझ आ गया कि हर अगली टर्म को हासिल करने के लिए आपको पिछली टर्म को -4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये ई पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर F लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को मैंने पहले ही नीचे नोट डाउन कर लिया है। आप देख सकते हैं पहली टर्म 9 है, अगली टर्म -18 है, उससे नेक्स्ट टर्म 36 है, फिर -72 है और 144 है। और 144 से अगली दो टर्म्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो उनकी जगह पे मैंने इस तरह लाइंस प्लेस कर दी हैं और आगे डॉट 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 है, यानी ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे फॉलो होगा। तो ये भी ई पार्ट की तरह एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ही है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि हर टर्म के पीछे जो साइन है वो शिफ्ट होता जाता है। जिस तरह आप देखें पहली टर्म पॉजिटिव थी तो अगली टर्म में उसका साइन शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। फिर तीसरी टर्म देखें अगेन वो पॉजिटिव हो गई, कोई साइन ना होना, इसका मतलब उसको पॉजिटिव मानेंगे। फिर अगली टर्म देखें वो नेगेटिव हो गई और फिर लास्ट वाली टर्म को देखें तो वो फिर से पॉजिटिव हो गई, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी स्विच हो रहा है हर टर्म के अंदर साइन। तो इस तरह की सीक्वेंसेस को हम अक्सर औकात अल्टरनेटिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और कॉमन डिफरेंस वाला मेथड जो कि हमने डिफरेंट पार्ट्स में खसूसन ए और बी में यूज़ किया है वो भी मुश्किल होता है। आप यहाँ पर इसके अलावा चेक जरूर कर सकते हैं, आप इन पे चेक जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे सीक्वेंस जरूर आते हैं जिसमें डिफरेंस की मदद से मदद मिल जाती है कि आप अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके देखें और इसी तरीके से बाकी टर्म्स के ऊपर भी अप्लाई करें, हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म्स को माइनस करें, तो आपको आंसर में जो डिफरेंस मिलेगा, जो गैप मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो एक जैसी नहीं मिलेगी। आप यूं भी फॉलो कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस करें, सेकंड में से थर्ड को करें और इसी सीक्वेंस को आगे फॉलो करते जाएं। तो इस तरीके से भी जो आपको वैल्यूज मिलेंगी गैप के तौर पे, डिफरेंस के तौर पे, वो भी एक जैसी नहीं होंगी, जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे डिफरेंस वाला मेथड वर्क नहीं करता। तो जब किसी सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस वाला मेथड वर्क नहीं कर रहा होगा तो आपने उसके अलावा कोई चीज को ढूंढना है कि अब इसके अंदर क्या वर्क करेगा एज अ रूल। तो आप अगर थोड़ी देर के लिए इसके साइंस को भूल जाएं कि यहाँ पे साइंस नहीं लगे हुए थोड़ी देर के लिए, तो आप ये देख सकते हैं कि 9 का अगर डबल करें तो 18 होता है। डबल करने का मतलब होता है किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना। इसी तरीके से अगर 18 को डबल करें तो 36 होता है, 36 को डबल करें तो 72 होता है। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि ये सारी टर्म जो है एक दूसरे से डबल करने से निकल के आ रही हैं, यानी अगर पिछली टर्म को डबल किया जाए अगली मिलती है, फिर अगली को डबल किया जाए उससे अगली मिलती है, इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। अब सिर्फ प्रॉब्लम रह गया साइन का कि साइन कौन सा प्लेस करें, क्योंकि कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है, तो वो बहुत आसान है। आप देखें आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी पॉजिटिव है और उससे अगली टर्म जो आपको चाहिए वो नेगेटिव है। तो अगर आपको एक नेगेटिव नंबर चाहिए जो कि आपने 9 को डबल करके बनाना है, जिस तरह मैंने आपको बताया हर नंबर का डबल आ रहा है बेसिकली, तो आप बहुत आसानी से ये कह सकते हैं कि 9 को आप मल्टीप्लाई कर दें -2 से, क्योंकि किसी भी नंबर का डबल करना हो तो उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि आपको नेगेटिव नंबर चाहिए तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव नंबर ही आंसर मिलता है। क्योंकि 9 से मैंने एक नेगेटिव नंबर बनाना है जो कि -18 है, तो इसलिए मुझे 9 का डबल करना पड़ेगा इस तरीके से कि मैं 2 के पीछे माइनस का साइन लगाऊंगा। तभी आप देखें 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, तो आपको उसकी नेक्स्ट टर्म यानी -18 ही मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव आंसर ही मिलता है। अब यही रूल आप देखें आगे भी फॉलो होता है या नहीं, यानी इस -18 को फिर से -2 से मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या अगली टर्म मिलती है या नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें -18 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो दो नेगेटिव नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होते वक्त, मल्टीप्लाई होने के बाद आपको पॉजिटिव नंबर देते हैं, माइनस माइनस प्लस,
और 18 टू टाइम्स कितना होता है 36, तो देखिए आपको थर्ड टर्म आसानी से मिल जाती है। अब थर्ड टर्म को अगेन नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करके देखें कि अगली टर्म मिलती है नहीं, तो आप यहाँ पे 36 लिखें और इसको भी नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 36 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में नेगेटिव ही आता है, तो 36 टू टाइम्स क्या आता है 72। तो आप देखें आपको वाकई में अगली टर्म भी मिल रही है। और इसी तरीके से अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सीक्वेंस आपको पता चल गया है। आप इसे चेक करना चाहें तो कर भी लें। यहाँ पे भी ये फॉलो हो रहा है कि जब आप नेगेटिव 72 को भी मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 2 से, तो आपको अगला नंबर यानी पॉजिटिव 144 मिल जाएगा। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पे आपको रूल समझ आ गया कि हर टर्म को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको अगली टर्म आसानी से मिल जाएगी। तो अगर अब आपको 144 से अगली टर्म चाहिए तो वो बहुत आसानी से आपको मिल सकती है। आपने यहाँ पे हेडिंग डालनी है नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी अगली 2 टर्म्स जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह निकालेंगे बता दिया, हर टर्म को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 144 एक पॉजिटिव नंबर है, इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करें नेगेटिव 2 से। तो पॉजिटिव नंबर जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है हमेशा नेगेटिव आता है, यानी प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन आएगा। 144 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसके अलावा, वो हो जाएगा 288। तो आपको 144 से अगला नंबर मिल गया -288। अब -288 से भी अगला टर्म नंबर आपको चाहिए, उसके लिए भी आपको यही रूल लगाना पड़ेगा, यानी -288 को भी आपको नेगेटिव 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी जस्ट 288 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आएगा 576। तो 576, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म भी आ जाएगी 576। तो इससे आपको पता चल गया कि इस f वाले पार्ट में जो 2 टर्म्स चाहिए थी वो -288 और 576 है, और इसका रूल ये है कि हर टर्म को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म मिलती है। अब जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे इसका रूल लिख भी देना है, तो आइए इसका रूल लिख देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका रूल मेंशन कर दिया है, वो ये है कि मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय नेगेटिव 2 टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। हर टर्म को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगली टर्म को हासिल करने के लिए, यही इसका रूल है। और अगली 2 टर्म्स जो आपने निकाली हुई हैं वो भी आपने साथ साथ बतानी है, वो है -288 और पॉजिटिव 576, वो भी यहाँ पे आपने लिखनी है कि दी नेक्स्ट 2 टर्म्स आर -288 एंड 576, जिसका मतलब है इस रूल को फॉलो करते हुए आपने ये अगली 2 टर्म्स निकाली है जो कि है -288 एंड 576। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर जी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जी पार्ट में जो सीक्वेंस मौजूद है उसकी तमाम टर्म्स मैंने नीचे नोट डाउन कर ली हैं। आप देख सकते हैं पहली टर्म -52 है, अगली टर्म -59 है, फिर -66 है, फिर -73 है और फिर -80 है। आपको इस -80 से अगली 2 टर्म्स चाहिए, फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने उनकी जगह पे लाइंस लगा दी हैं और आगे डॉट 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 डाल दिए, जिसका मतलब है ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे फॉलो होगा। अब आप इस सीक्वेंस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि एक तो ये बात कि हर टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है जो 2 टर्म्स निकालनी है उसके साथ भी नेगेटिव साइन होगा। दूसरी बात यह है कि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर हर अगली टर्म अपनी पिछली वाली टर्म से छोटी है, स्मॉलर है। आप देख सकते हैं पहली टर्म -52 है, उससे अगली टर्म -59 है जो कि छोटी है पिछली वाली टर्म यानी -52 से। तो जितना नंबर बड़ा होता जाता है और उसके साथ नेगेटिव साइन आप लगा दें तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो -59 स्मॉलर है -52 से, इसी तरीके से -66 स्मॉलर है -59 से, और यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है कि हर अगली टर्म अपनी पिछली टर्म से क्या है छोटी है। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है कि कोई एक ऐसा नंबर हो जो हर पिछली टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, जिसकी मदद से आगे इस तरह की टर्म्स बन रही हो। तो इस चीज को पता करने के लिए कि ये ऐसा है कि नहीं है, हम डिफरेंस वाली अप्रोच यूज करते हैं जो ए और बी पार्ट में मैंने आपको समझाई है। तो हम यहां पर बेसिकली डिफरेंस फाइंड आउट करके देखेंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो अगर आप पहले इन 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो आप देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी वैल्यू -52, ये बड़ी वैल्यू है। इसको पहले लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन है। अगली टर्म जो कि है -59, इसको बोलते हैं डिफरेंस वाली अप्रोच, जिसको ऐसे भी समझाया जाता है कि पहली टर्म में से दूसरी को माइनस करें, दूसरी में से तीसरी को माइनस करें। ये तब इस तरह आपने करना है जब आपके पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा -52 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे 59 वैसे ही प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 59 में 52 माइनस करेंगे क्या आएगा 7। यानी आपको इन दोनों टर्म्स का एक तरह का गैप पता चल गया या डिफरेंस पता चल गया, आप कह लें वो आता है 7। अब इसी तरीके से इन 2 टर्म्स का भी निकालें। इन 2 टर्म्स में से क्या है 59 जो है -59 वो बड़ी है, तो इसलिए उसको पहले लिखेंगे। डिफरेंस निकालना है तो माइनस, और फिर अगली टर्म जो कि है -66।
अब आप इसको भी सॉल्व करके देखें तो आपके पास हो जाएगा -59 माइनस माइनस प्लस 66 को वैसे ही लिखें और आगे प्लस माइनस माइनस होता है, 66 में से 59 निकालें तो 7 ही आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का 66 का जिसके पीछे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। यहाँ पे भी आप प्लस लिख दें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप अगले भी जो है डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप -66 माइनस -73 भी कर सकते हैं। आप जितने भी इस तरह के डिफरेंस निकालेंगे आपको सबका गैप 7 ही मिलेगा। अगर आपको गैप जो है सेम मिल रहा हो, डिफरेंस सेम मिल रहा हो, जिस तरह हमें डिफरेंस सेम मिल रहा है, बार बार 7 मिल रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये वाला ही वो नंबर हो जो हर टर्म के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको अगली टर्म प्रोवाइड कर रहा हो या कर सकता हो। अब आपने बस इस पे चेक कर लेना है, क्योंकि ये सीक्वेंस एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आप इसमें दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। एक ये है कि आप हर टर्म में ये वाला नंबर ऐड करके देखें और देखें कि अगली टर्म बन रही है या नहीं बन रही, और दूसरा ये है कि हर टर्म में से आप ये वाला टर्म यानी ये वाला नंबर जो गैप के तौर पे मिला है, डिफरेंस के तौर पे, आंसर के तौर पे आया है, इसको माइनस करके देखें। तो अगर आप -52 में 7 को प्लस करके देखते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 52 में से अगर आप जो है 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 45 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -45, तो अगली टर्म तो नहीं बनती। तो इसका मतलब है एक ही ऑप्शन बचा कि आप हर टर्म में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके देखें। तो यही हम ट्राई करने लगे। तो इस सबसे पहले लिखेंगे अपनी पहली टर्म जो कि -52 है और इस बार उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। हमने ऐड करके देख लिया तो हमें अगली टर्म नहीं मिलती, इसलिए अब हम उसको सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं। तो अब आप देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो -52 में आप जब 7 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 59 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 52 का उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आएगा -59। तो आपने देखें जब पहली टर्म में आपने 7 को सब्ट्रैक्ट किया यानी इसके डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको अगली टर्म मिल गई। अब एक बार और चेक कर लें कि अगली टर्म में से भी क्या 7 सब्ट्रैक्ट करके उससे अगली टर्म यानी थर्ड टर्म मिलती है या नहीं। तो आप देखें अगली टर्म यानी -59 जो भी आपने निकाली है, इसमें से अगर आप 7 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 59 + 7 क्या होता है, आपके पास होता है वो 66। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 66 और साइन बड़ी वैल्यू का अगेन वो माइनस आएगा। तो देखें क्या थर्ड टर्म -66 है, बिल्कुल है। इसका मतलब आपका टेस्ट भी ये पास हो गया कि वाकई में ऐसा ही है, हर टर्म में से अगर -7 को सब्ट्रैक्ट करें तो अगली टर्म हमें मिल जाती है। तो यही हमारा रूल हो गया। अब हम अगली टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं, यानी अगर आपने -80 से अगली टर्म निकालनी है तो आपको पता चल गया क्या करना है, आपने 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी अगली 2 टर्म्स जो हमें क्वेश्चन में कहा गई है कि निकाल के दिखाएं। तो आपने किसके आगे निकालनी है अगली 2 टर्म्स, -80 के। तो आप यहाँ पे लिखें -80 और उसमें जिस तरह भी आपको समझाया 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 80 में पहले 7 प्लस करें, वो होता है 87 और साइन बड़ी वैल्यू का डाल दें जो कि 80 का आएगा, क्योंकि 80 के पीछे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -87। तो इसका आंसर आ गया -87। तो इसका मतलब है -80 से अगली टर्म जो है वो है -87। अब इससे भी नेक्स्ट निकालनी है तो इसके साथ भी यही करना है, इसमें भी 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लिखें -87 और इसमें से भी 7 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी 87 में पहले आप 7 प्लस करें तो आपको मिलेगा 94 और साइन बड़ी वैल्यू का ही 87 के पीछे नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको अगली टर्म भी मिल गई, वो कितनी है, -94। तो देखिए दोनों टर्म्स नेगेटिव ही आई हैं। तो आपको अगली 2 टर्म्स आपने फाइंड आउट कर ली। रूल भी आपको पता चल गया कि हर टर्म में 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, हर टर्म से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आपको अगली टर्म मिलेगी। अब जस्ट आपने इस रूल को यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो आइए इस रूल को मेंशन कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे रूल भी लिख दिया। रूल क्या है कि सब्ट्रैक्ट करें 7 फ्रॉम ईच टर्म, हर टर्म में से 7 सब्ट्रैक्ट करें टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म हासिल करने के लिए। और आगे जो 2 टर्म्स निकालनी थी वो भी यहाँ पे मेंशन करनी है डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे कि दी नेक्स्ट 2 टर्म्स आर -87 एंड -94। तो यहाँ पर मैंने दोनों टर्म्स लिख भी दिए हैं, फाइंड आउट करना भी बता दिया है। तो यहाँ पर ये पार्ट खत्म हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर H लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को हम पहले नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसकी पहली टर्म -100 है, फिर -90 है, उसके बाद अगली टर्म -80 है, फिर -70 है और उसके बाद -60 है। और -60 की अगली 2 टर्म्स हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। इसके लिए उनकी जगह पे यहाँ पे लाइंस यूज़ करनी है और आगे डॉट डॉट डॉट, यानी ये इसी तरह सीक्वेंस चल रहा है। अगर आप इस सीक्वेंस में देखें हर टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो एक बात तो क्लियर है कि जो अगली 2 टर्म्स आपने निकालनी है उनके साथ भी नेगेटिव साइन ही लगाना पड़ेगा। दूसरी आप बात देखें कि पहले -100 था, अगली टर्म -90 होगी और आप जानते हैं कि -90 ग्रेटर है -100 से। जो नंबर जितना बड़ा हो उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाए तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो -90 बड़ा
बड़ा है -100 से। -80 देखें तो वो बड़ा है -90 से भी और -100 से भी। -70 को देखें वो बड़ा है -80 से, -90 से और -100 से, और -60 इन तमाम टर्म से बड़ा है। तो इससे बात क्लियर हो गई कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में या तो कोई चीज़ ऐड करके अगली टर्म हासिल की जा रही होती है या तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे ऐड वाला जो मेथड है वो ज़्यादा डोमिनेंट नजर आता है। तो हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि हर टर्म में ऐड हो रहा है जिसकी वजह से अगली टर्म मिल रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे। हम बेसिकली इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इनका फर्क निकाल लेंगे और उसी से हमें अंदाजा हो जाएगा। अब जब आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है तो हमेशा अगली टर्म में से पिछली टर्म को आपने माइनस करना होता है, उससे ज्यादा आसानी से आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें पहली टर्म -100 है, उसकी अगली टर्म -90 है, तो आप -90 में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और पिछली टर्म -100 है इस तरीके से लिख देंगे। इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बीच में प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 100 - 90 कितना होता है, वो होता है 10, यानी पहली दो टर्म्स का जो गैप है वो 10 का गैप है। अब इसी तरीके से आप अगले दो भी चेक कर सकते हैं। तो अब इसीलिए सेकंड और थर्ड टर्म है, इसमें से थर्ड टर्म को सेकंड में से माइनस करेंगे क्योंकि अगली में से पिछली माइनस करनी है। तो आप लिखेंगे -80 माइनस और पिछली वाली टर्म जो कि है -90 इस तरीके से। अब आप इसको भी सॉल्व कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा -80 माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे 90 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 90 - 80 कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 10, और साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा 90 का, जो कि प्लस का साइन है तो +10। तो आप देख सकते हैं इसमें जब भी किसी दो टर्म्स का गैप निकाला जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है, वो 10 आता है। या बाकियों के लिए भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, ये भी 10 आता है। तो इससे आपको बात क्लियर होगी कि ये वो एक नंबर है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अगली टर्म बना सकता है। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यहाँ पे ऐड करके पहले देखना है कि क्या ये ऐड करके अगली टर्म बनाता है या नहीं। अगर ऐड करके काम ना चला तो डिफरेंस करके यानी माइनस करके भी देख सकते हैं। तो अगर आप -100 में पहली टर्म से स्टार्ट करें इसको टेस्ट करना, तो आप सबसे पहली टर्म -100 है उसमें 10 ऐड करें तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, -100 - 10 कितना हो जाएगा 90, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -90। तो देखिए आपको अगली टर्म मिल जाती है। अब इसी तरीके से -90 में 10 ऐड करके देखें कि अगली टर्म देता है या नहीं। तो -90 में भी आप 10 ऐड करें तो प्लस माइनस माइनस 90 - 10 जो होता है आपको पता है 80 होता है, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 90 का, तो -80। तो देखिए आपको सारी टर्म्स बिल्कुल ठीक मिल रही हैं। इससे पता चला कि आपको इनका रूल पता चल गया है कि हर टर्म में 10 ऐड करने से अगली टर्म मिलती है। तो अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं -60 में क्या ऐड करना पड़ेगा 10, ताकि आपको अगली टर्म मिल जाए। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स की, जो कि हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होगी, आपको पता है लास्ट टर्म जो उन्होंने हमें बताई थी -60 थी, तो इसमें आप 10 ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो -60 + 10 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 60 - 10 50, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -50। तो अगली टर्म आपको पता चल गई, यहाँ पे लिख दें -50। अब इस -50 से भी अगली टर्म आपको चाहिए, तो इस -50 में भी आपको दोबारा से वही रूल यानी 10 ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस 50 - 10 40 होता है, साइन बड़ी वैल्यू का, 50 के पीछे माइनस है तो माइनस। तो अगली टर्म भी आपको क्या पता चल गई, -40। तो आपने दोनों टर्म भी निकालनी और इसका रूल भी ढूंढ लिया। अब बस रूल लिखना है, और रूल क्या है कि हर टर्म में 10 ऐड करना पड़ता है तब आपको अगली टर्म मिलती है। तो आइए अब हम इसका रूल भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे रूल मेंशन कर दिया है कि ऐड 10 टू ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। हर टर्म में 10 ऐड करें अगली टर्म हासिल करने के लिए, और अगली दो टर्म जो फाइंड आउट करके दिखानी थी वो भी लिख दिए। दी नेक्स्ट 2 टर्म्स आर -50 एंड -40, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी किया। तो आपने ये रूल इसी तरीके से कोड कर देना है। तो यहाँ पर ये पार्ट खत्म हुआ, अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर आई पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहली टर्म 0 है, नेक्स्ट टर्म 10 है, उससे नेक्स्ट 20, फिर आपके पास 30 और 40, और उसके बाद वाली 2 टर्म्स आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, उसकी जगह पे लाइंस और आगे डॉट डॉट डॉट। अब आप देखें ये बहुत आसान सीक्वेंस है। एक तो पहली बात ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, पहले 0 था, अगली टर्म 10 हो गई, अगली टर्म उससे भी बढ़ गई यानी 20 हो गई, और ये टर्म्स इसी तरीके से बढ़ती जा रही हैं। तो जब टर्म्स बढ़ रही हों तो बहुत आसान है, या तो कुछ ऐड किया जा रहा है तब बढ़ रहा है, या तो कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और इस सीक्वेंस में साफ पता चल रहा है कि हर टर्म के अंदर 10 को ऐड किया जा रहा है, तभी आपको अगली टर्म मिल रही है। और वो आप यहाँ से करके देख भी सकते हैं कि 0 में 10 ऐड करें तो आपके पास कितना मिलता है, अगली टर्म 10, 10 में फिर से 10 ऐड करें तो आपको अगली टर्म क्या मिलती है 20, 20 में फिर से 10 ऐड करें तो 30, 30 में फिर से 10 ऐड करें तो 40। तो ये सबसे आसान सीक्वेंस है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगली टर्म क्या होनी चाहिए, यानी 40 में क्या ऐड कर दें आप,
10 ऐड कर दें, तो 40 में 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 50, यानी अगली टर्म होनी चाहिए इसकी 50। और इसी तरीके से 50 में भी जाहिर बात है अगली टर्म उसकी भी निकालनी है, तो इसमें अगेन 10 ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि 50 में 10 अगर आप ऐड करेंगे तो अगली टर्म क्या हो जाएगी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। तो ये हमने इसकी आसानी से नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी। आप इसमें और भी चीज़ें कैलकुलेशन के तौर पे कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी काफ़ी है क्योंकि ये सिंपल आसान सा सीक्वेंस है। अब जस्ट इसका रूल मेंशन कर देते हैं, और रूल भी आपको समझ आ गया होगा कि रूल क्या है कि हर टर्म में 10 ऐड करना है, तब जाके आपको अगली टर्म मिलेगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड 10 टू ईच टर्म, कि हर टर्म के अंदर क्या ऐड कर दें 10 ऐड कर दें टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म हासिल करने के लिए टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। तो एक तो ये इसका हमने क्या लिख दिया रूल। अब अगली 2 टर्म्स भी मेंशन कर देते हैं, वो क्या निकाली हैं 50 और 60। तो आप लिख दें दी नेक्स्ट 2 टर्म्स, दी नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 50 एंड 60। वो 50 और 60 हैं, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो जो आसान सा सीक्वेंस होगा उसमें हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मुश्किल सीक्वेंस होता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आई पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर जे पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हम इस सीक्वेंस के भी तमाम टर्म्स को पहले नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहली टर्म इसकी 52 है, उससे नेक्स्ट टर्म इसकी 59 है, उससे नेक्स्ट टर्म जो कि थर्ड टर्म है वो 66 है, उसके बाद 73 है, और इस 73 की जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उनकी जगह पर मैं इस तरह स्ट्रेट लाइन्स लिख रहा हूँ और आगे डॉट 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 है, यानी ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब आप इस सीक्वेंस पर गौर करें तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। जिस तरह आप देखें पहली टर्म 52 थी, उसके आगे 59 हो गया, यानी 59 52 से बड़ा, ऑब्वियस बात है। 59 की अगली टर्म देखें 66 हो गई, यानी 66 59 से बड़ी है। और 66 की अगली टर्म देखें वो 73 होगी, और 73 66 से बड़ी है। और 73 इसकी पिछली जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं जो कि 3 टर्म्स हैं उन सबसे बड़ी है। इससे पता चलता है कि इस तरह का सीक्वेंस जो बढ़ता जा रहा हो, इंक्रीज करता जा रहा हो, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अक्सर औकात कोई खास नंबर प्लस किया जा रहा होता है हर टर्म से, हर टर्म में, जिसकी वजह से अगला जो है आपको टर्म मिल रही होती है, या कोई खास नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है हर टर्म में, जिसकी वजह से आपको अगली टर्म मिल रही होती है। तो आपने सबसे पहले इसमें ये एडिशन वाला क्राइटेरिया चेक करना होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस की मेथड से निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पर डिफरेंस ही निकालना है, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई होता है कि यानी कोई ऐसा नंबर आपको मिलता है जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से अगली टर्म बनती है या नहीं। अगर ये इस पर होल्ड कर गया तो हमें रूल पता चल जाएगा, अगर ये होल्ड नहीं किया तो हम फिर डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हमेशा अगली वाली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है, या आप यूं भी कह सकते हैं बड़ी वाली टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करना है, तभी हम उसको डिफरेंस बोलेंगे। तो आप देखिए पहली टर्म 52 है, उसके आगे 59 है, तो 59 बड़ी टर्म है, 52 छोटी टर्म है। तो 59 में से आप 52 को माइनस करें तो आपके पास कितना आएगा, ऑब्वियस बात है 59 माइनस 52 कितना होता है 7, आपके पास 7 आएगा। अब इसी पैटर्न को आगे फिर फॉलो करें, यानी 59 से जो अगली टर्म थी वो है 66, इस वाली बड़ी वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म यानी छोटी वाली टर्म को माइनस करें, यानी अब आप 66 में से 59 को माइनस करें, तो अब भी आपके पास कितना आता है 7 ही आता है, इसी तरीके से आता है। अब आप एक और करके देख लें कि 66 से जो नेक्स्ट टर्म है वो 73 है, जो कि उससे बड़ी है, यानी बड़ी में से छोटी टर्म माइनस करें, यानी 73 में से 66 को माइनस करें। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना, तो यहां पे भी क्या आता है 7। तो इससे आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि जब भी इनका डिफरेंस निकालते हैं, जब भी किसी 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं इस सीक्वेंस में, वो सेम आ रहा है। अगर आपके पास ऐसा क्राइटेरिया आ जाए, ऐसा सिनेरियो बन जाए कि जब भी आप किसी 2 टर्म्स को माइनस करते हैं, अगली में से पिछली माइनस करते हैं, या आप कह लें बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं, तो सेम नंबर आपको मिलता है। तो इसका मतलब है यहां पर उसी सेम नंबर को जो आपको मिल रहा है, जिस तरह यहां पे 7 है, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप अगली टर्म बना पाएंगे। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, हर अगला टर्म पिछले टर्म से बड़ा है, तो इसका मतलब है आपको पहले ऐड करके देखना है। क्या ऐड करके देखना है, ये जो आपको आंसर के तौर पे डिफरेंस मिल रहा है, जो कि 7 आपको आंसर के तौर पे मिल रहा है, इसको आपने हर टर्म में ऐड करके देखना है। अगर ऐड करके काम ना चला तो सब्ट्रैक्ट करके भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ऐड करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो हम क्या करते हैं, अपनी पहली टर्म लिखते हैं जो कि 52 है। आपको पता है आप इसमें जो डिफरेंस निकाला हुआ वो 7 है, आप वो ऐड करें, तो 52 में 7 ऐड करें कितना आता है 59। तो देखिए आपको अगली टर्म मिल गई। तो अगर आपको एक टर्म में ये डिफरेंस ऐड करने से अगली टर्म मिल रही है, इसका मतलब है रूल फॉलो हो रहा है। एक बार और चेक करते हैं कि अब जो आपको नेक्स्ट टर्म मिली है 59, इसमें फिर से आप 7 ऐड करें, तो 59 में आप 7
7 ऐड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा 66, जो कि उससे अगली टर्म है यानी थर्ड टर्म है। और इसी तरीके से आप फॉलो करते जाएं तो 66 में भी 7 ऐड करेंगे तो आपको 73 मिलेगा। यानी आपका टेस्ट पास हो रहा है। यहाँ पर आप कह लें कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि हर टर्म में 7 ऐड करने से अगली टर्म मिल रही है। तो आपको रूल भी पता चल गया। अब आप आराम से बता सकते हैं कि 73 की अगली दो टर्म्स क्या होंगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे जस्ट हेडिंग डाल लें नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी अगली दो टर्म्स, जिस तरह पीछे भी करते आए हैं। और आपने किससे अगली दो टर्म्स निकालनी है, 73 से अगली दो टर्म्स निकालनी है। तो आप यहाँ पे 73 को लिखें और इसमें 7 ऐड करें, जो कि अभी आपने रूल पहचाना है। तो 73 में 7 ऐड करने से क्या आता है 80। इसका मतलब है 73 की अगली टर्म क्या है 80, वो यहाँ पर लिख दें। अब 80 से अगली टर्म निकालनी है तो आप 80 में भी क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे। तो 80 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 87। तो इससे आपको ये पता चल गया कि 80 से जो अगली टर्म है वो कौन सी होगी 87। अब आपने जस्ट दोनों टर्म्स निकालनी है और रूल भी आपको पता है कि हर टर्म में 7 ऐड करने से अगली टर्म मिल रही है। इसी रूल को अब आपने यहाँ पे मेंशन भी कर देना है। तो आइए रूल मेंशन कर देते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर रूल मेंशन कर दिया है। रूल क्या था, ऐड 7 टू ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। हर टर्म में 7 ऐड करने से आपको अगली टर्म मिलेगी। ये रूल था जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया। और अगली दो टर्म्स जो आपने फाइंड आउट करके दिखाई है यहाँ पर, वो भी आपने मेंशन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है दी नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 80 एंड 87, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मेंशन कर देते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर के लिखा हुआ नजर आ रहा है। हम सबसे पहले इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहली टर्म 4 है, अगली टर्म 12 है, फिर नेक्स्ट 36 है, उसके बाद 108 है। और इसकी अगली दो टर्म्स हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। उनकी जगह पे लाइंस यूज करेंगे और आगे डॉट डॉट डॉट, यानी इसी तरीके से चल रहा है। अब ये सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। आप 4 की नेक्स्ट टर्म देखें 12 है, 12 4 से बड़ा है। 12 की नेक्स्ट टर्म देखें 36, 36 12 से बड़ा है। 36 की अगली टर्म देखें 108, वो 36 से बड़ी है। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में या तो कोई खास नंबर ऐड किया जा रहा होता है पिछली टर्म्स के अंदर, जिसकी वजह से इस तरह हो रहा होता है, या कोई खास नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड वाला केस देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंस निकालने पड़ते हैं, जिस तरह पिछले पार्ट्स में भी समझाया है कि हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर, तो आपको डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप 12 में से 4 माइनस करते हैं तो आपको पता चलेगा 12 माइनस 4 होता है 8। अब इसी तरीके से 36, जो कि 12 से भी अगली टर्म है, अगली में से पिछली माइनस करनी है। तो 36 में से 12 माइनस करें तो आपके पास आता है 24। तो यहीं से क्लियर हो गया कि इनके गैप एक जैसे नहीं है। पहली दो टर्म्स का जो गैप है, डिफरेंस है, वो 8 है। अगली दो टर्म्स का जो गैप है वो 24 है। यानी ऐड सब्ट्रैक्ट वाला कोई केस नहीं है। तो इसके अलावा कौन सा केस होगा, तो इसके अलावा केस फिर एक ही बचता है, वो है मल्टीप्लिकेशन का केस, कि हो सकता है कोई खास नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा हो जिसकी वजह से अगली टर्म बन रही है। तो अगर आप देखें पहला जो नंबर था वो 4 था, उसका 3 टाइम्स करें तो 12 होता है। तो इससे एक चीज़ हिंट होती है कि हो सकता है इस पहले वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा गया हो। तो मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ कि 4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है 12। अब आप इसी दूसरा सिस्टम को देखते जाएं, इसी रूल को देखते जाएं। आप अगले वाले नंबर को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो अगला नंबर 12 है, यानी अगली टर्म। इसको भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 टाइम्स कितना होता है 36, जो कि अगली टर्म मिल जाती है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि इन सब टर्म्स को इस तरह लिखा गया है कि हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और उससे अगली टर्म ले ली गई है। तो इस तरह 36 को भी जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है कितना मिलेगा आपको 108 मिलेगा। ये आप करके भी देख सकते हैं। तो आपको रूल पता चल गया कि हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है अगली टर्म हासिल करने के लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब कहाँ से किससे अगली टर्म फाइंड करनी है, 108 से अगली 2। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 108 को लिखना है और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, क्योंकि हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म आ रही है रूल के मुताबिक। तो 108 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, यानी यहाँ पे आपके पास आती है 324। अब इससे भी नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसके नीचे ही लिख दें कि 324 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगली टर्म हासिल करने के लिए, जो कि 324 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो वो आता है 972। तो अगली टर्म क्या हो जाएगी 972। तो देखिए हमने दोनों टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली, हमें रूल भी पता चल गया, हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करने से आपको अगली टर्म मिलती है। अब जस्ट उस रूल को यहाँ पर एज इट इज मेंशन कर देना, तो हमारा ये पार्ट यहाँ पर फिनिश हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पर ये रूल लिख दिया है। तो रूल वही है जो आपको बताया है कि मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करें अगली टर्म हासिल करने के लिए, और जो 2 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी थी वो भी मेंशन करनी है, वो भी कर दी है। दी नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 324 एंड 972। आपने इस रूल को एज इट इज सोल्यूशन के तौर पर इसी तरह लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट खत्म हुआ और ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 ये भी कंप्लीट हो गया। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।